नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में लालू यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, लालू जी ने चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, होटल बेचने में घोटाला, अलग तरह घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, भर्ती घोटाला और एबी एक्सपोर्ट घोटाला किया है। वहीं कांग्रेस ने भी 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए। ऐसे लोग बिहार का भला कैसे कर सकते हैं। भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल और नीतीश कुमार ने 20 साल तक शासन किया, लेकिन दोनों पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। यह अपने आप में उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रमाण है। और भाइयों बहनों, इसी भूमि पर मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द कही। अभी अभी राहुल बाबा ने छठ मैया का अपमान किया। राहुल बाबा, आप बिहार को जानते नहीं हो। जो छठ मैया का अपमान करता है, बिहार वाले उसको कभी माफ नहीं करते हैं। और भाइयों बहनों, जब जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है। प्रचंड बहुमत से जीत। भाइयों बहनों, ये राहुल लालू के हाथ में बिहार सुरक्षित है क्या? जरा जोर से बोलो, सुरक्षित है? समृद्ध हो सकता है, विकसित हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल निशान पर बटन दबाइए। नरेंद्र मोदी जी हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि पहले चरण का प्रचार प्रसार आज मंगलवार को समाप्त हो जाएगा और जनता ने इस बार वर्तमान सरकार को बदलने का मन बना लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं से लेकर युवा वर्ग तक सभी मतदाता इस बार बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने घोषणा की कि मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को अगर उनकी सरकार बनती है तो मान बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1 साल का 30,000 भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के अलावा जितनी भी दीदियां हैं जिनका मौजूदा सरकार ने शोषण किया है, उन्हें स्थायी किया जाएगा। उनका मानदेय 30,000 सालाना किया जाएगा और 2,000 प्रतिमाह देने की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्हें कर मुक्त 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बहुत पुराना मुद्दा है और हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर उनके गृह जिले में 70 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा। किसानों के लिए भी तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि किसानों को धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 बोनस और गेहूं के एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का शुल्क लेती है, जिसे उनकी सरकार खत्म करेगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पैक्स को माननीय का दर्जा दिया जाएगा और उनके मानदेय पर भी विचार किया जाएगा। अभी जो स्थिति है, राज्य सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया गया। राज्य के सभी पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी। जितने भी पैक्स है
या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा तो आप सहरसा के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के हरिवल्लभ उच्च विद्यालय मैदान में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी सरिता पासवान के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एनडीए की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। वर्षों से जो सरकारें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर बनी हैं, उन्होंने जनता के भरोसे का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छे दिन और रोजगार के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज युवाओं के पास काम नहीं है। किसानों को उसकी फसल का उचित समर्थन व न्यूनतम दाम नहीं मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। बिहार की सरकार दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। आज बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। एनडीए सरकार साजिश के तहत आपके वोट को खतरे में डाल रही है। बिहार के 65 लाख लोगों का नाम काटकर उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। बिहार सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। युवा रोजगार व अपने अधिकारों के लिए सड़क पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी, तब तक बदलाव जरूरी है। सभा के दौरान उन्होंने महिलाओं से विशेष अपील की कि वे आगे बढ़कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। बदलाव तब आएगा जब महिलाएं आगे आएंगी और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए सही निर्णय लेंगी। वहीं सभा को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि मेरी लड़ाई कोशी और सीमांचल को दुनिया में नंबर 1 बनाने की है। मेरी लड़ाई बेरोजगारी, पलायन और सुदृढ़ शिक्षा को लेकर है। वहीं उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से वादा करते हुए कहा कि आने वाले समय में सोनवर्षा राज को रेलवे से जोड़ा जाएगा। चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह, क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं। नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम एनडीए सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हैं, जिन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश की तिजोरी से निकला हर पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से महिला सुरक्षा के तहत शौचालय बनाए गए और गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। स्मृति ईरानी ने बताया कि महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे 11 लाख से अधिक महिला समूह सशक्त हुए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के खातों में सीधे 10,000 रुपये पहुँचाने का काम किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है।
स्मृति ईरानी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को अपराध के चंगुल से बाहर निकाला है और महिलाओं को सशक्त बनाया है। उन्होंने अपील की कि बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाए ताकि राज्य स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरजेडी के नेता चुनाव आयोग को लिखित रूप से कहते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब परिवार तक हर महीने मुफ्त का राशन पहुंचते देखा? क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब किसान के पास 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक के खाते में पहुंचता देखा? 76 लाख वो किसान इस बात की गवाही है कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी एक गरीब परिवार के लिए मकान बनाते हुए केंद्र की सरकार को देखा? क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनने के प्रयास को देखा और उसको फलीभूत होते देखा? तो आज चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे गरीब के लिए पक्का मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ पीने का पानी हो, यहाँ तक कि 32 लाख बिहार की वो बहनें जो गर्भावस्था में हैं, उनको भी मातृवंदना योजना के अंतर्गत बिहार में अगर कोई कैश ट्रांसफर हुआ है तो वो एनडीए और विशेषतः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो न सिर्फ गैस का सिलेंडर गरीब को मुफ्त पहुंचाना, घर बनाना, टॉयलेट बनाना, बिजली देना और जीविका के माध्यम से 10,000 की राशि पहुंचाना जो 2 लाख तक हुई है, और किसान सम्मान निधि जो वर्तमान में 6,000 रुपए है, जो चुनाव बाद एनडीए की सरकार में बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगी, ये तभी संभव है जब जनता ने भाजपा ने एनडीए को चुना है। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार 5 साल तक अपने अधिकारियों के माध्यम से जनता को लुटवाते हैं और अब चुनाव में वोट लेने के लिए 5-10 हज़ार रुपए देने की बात कर रहे हैं ताकि फिर से 5 साल तक लूट जारी रख सके। उन्होंने युवाओं से वादा किया कि अगर जन सुराज सरकार बनती है तो छठ पूजा तक जो लोग वापस आ जाएंगे उन्हें रोजगार के लिए 10-12 हज़ार रुपए मिलेंगे और उन्हें घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। जरा सोच के बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बताओ भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? चर्चा के रखने के बाद कि हटावे के बाद काहे चर्चा? अरे सुन लो भाई, चर्चा 5 बरिस अपना अधिकारी लोग से मिलकर पूरा बिहार के लोग को लुटवाए। अभी चुनाव आया है तो वही अधिकारी लोग का इस्तेमाल करके महिला लोग को 5,000-10,000 रुपया घूस दे रहे हैं ताकि वोट खरीद ले। फिर 5 बरिस लूट चालू हो जाए। हेमंत सरकार ने मांडर और चान्हो के 14 गांवों के लिए कैम्बो मेगा लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 236 करोड़ 20 लाख 81 हज़ार रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना की स्वीकृति मिली है। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कुल 13 प्रस्तावों पर मिली मंजूरी की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि ये मेगा लिफ्ट परियोजना राज्य का तीसरी परियोजना है। इसके साथ ही कैबिनेट से मिली मंजूरी पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खुशी जताते हुए मीडिया के बीच जानकारी साझा की है। इसके अलावा कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड के निबंधन और मुद्रांक शुल्क में छूट की स्वीकृति दी है। तो वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 1.3 लाख से बढ़कर 2 लाख किया गया है, जिसके तहत 2400 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि सोमवार को झारखंड मंत्रालय में सक्षम विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के समापन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है और राजकीय अभियंत्रण पॉलिटेक्निक कॉलेज के 1/1/2016 से पहले सेवानिवृत्ति कर्मियों को पुनरीक्षित पेंशन भुगतान की स्वीकृति मिली है,
जानकारी ये भी दे दे कि घाटशिला उपचुनाव के लिए 7 करोड़ की स्वीकृति दी गई है और डॉक्टर रंजीत प्रसाद इस बैठक में सरकारी उड़ान योजना के तहत वर्तमान हेलीकॉप्टर सेवा को 6 महीने का विस्तार देने के निर्णय पर भी लिया गया है। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न होते ही कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत में महागठबंधन में अनबन की खबरों को खारिज करते हुए जेएमएम और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक होने का दावा किया है। तो वहीं झारखंड में उद्योग को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने राज्य स्थापना दिवस को लेकर विशेष जानकारी भी साझा की। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता 2023 के तहत ली गई परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने के अंतरिम रोक को बरकरार रखने का आदेश भी जारी किया है। तो वहीं अदालत ने कहा कि अगर किसी को लिखित बहस प्रस्तुत करना है तो वो मंगलवार तक जमा कर दें। उधर सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता समीर रंजन ने अपना पक्ष रखा। उनकी ओर से सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से रखे गए पक्ष का जवाब भी दिया। इसी बीच कोर्ट को बताया गया कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ और जानबूझकर इसकी जांच को कमजोर किया गया है। दावा यह भी हुआ है कि 22 सितंबर 2024 को हुई परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनमें व्हाट्सएप चैट, संदिग्धों के बयान, नेपाल कनेक्शन और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों द्वारा बाद में किए गए भुगतानों के सबूत शामिल हैं। राजधानी रांची में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भंजथ्री द्वारा हुए दरबार में जहां एक तरफ फरियादियों की भीड़ नजर आई तो वहीं कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया गया है। इसी दौरान म्यूटेशन से जुड़े कई मामलों में आई शिकायतों पर अंचल अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को शोकाज करने को कहा गया है। वहीं उपायुक्त के समक्ष आई शिकायतों में एलआरडीसी कोर्ट के आदेश के बावजूद म्यूटेशन नहीं करने पर सीओ रातू को शोकाज भेजा गया। वहीं कांके अंचल में 31 डिसिमिल जमीन के लिए दाखिल खारिज के मामले में अपर समाहर्ता को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। म्यूटेशन के लिए आवेदक को परेशान करने वाले कर्मचारी को शोकाज नोटिस जारी कर मंजूनाथ भंजत्री ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कई निर्देश दिए हैं। जनता दरबार में राजस्व से संबंधित मामलों के निष्पादन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार से जोड़ा गया ताकि जमीन से जुड़े विवादों, नामांतरण, म्यूटेशन, जमाबंदी, सुधार आदि से संबंधित मामलों का तुरंत निस्तारण किया जा सके या अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके अलावा जनता दरबार में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, भूमि विवाद, आवास, परिसंपत्ति हस्तांतरण, मनरेगा भुगतान और प्रमाण पत्र निर्गमन से संबंधित कई मामलों को सुना गया और त्वरित कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए दोपहिया चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वह खुद बाइक चलाकर युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया और सड़क पर रेसिंग से बचने की अपील की। 8 और 9 नवंबर को रायपुर के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले एमआरपीएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का उद्देश्य
युवाओं में अनुशासन, जिम्मेदारी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रफ्तार, जुनून होना चाहिए, जोखिम नहीं। यही चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ की नई ऊर्जा और युवा सामर्थ्य का प्रतीक होगी। साथ ही यह आयोजन रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और युवाओं को सामाजिक संदेश देने का माध्यम बनेगा। सीजीएमएससी दवा खरीदी मामले पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जवाबदेही नहीं होती तो जांच भी नहीं कराती। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और राज्योत्सव के अवसर पर सेना के शौर्य प्रदर्शन की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जब सरकार दवा खरीदती है तो सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत पूरी की जाती हैं। अगर किसी कंपनी की दवा अमानक पाई जाती है तो तुरंत उसे वापस लौटा दिया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात करते हुए मंत्री ने बताया कि जल्द ही डीकेएस और मेकाहारा अस्पताल में सीटी स्कैन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए सरकार ने मशीनों की संख्या पहले से दो गुनी कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। देखिए, ये सब हम सबों का सौभाग्य है कि रजत जयंती वर्ष में सेना के शौर्य का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की धरती में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़िया जो सबले बढ़िया हम कहते हैं, हम छत्तीसगढ़िया लोगों का शौर्य और गर्व दोनों उत्साह के साथ बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में सेना का शौर्य प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ और देश का मनोबल बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता स्वर्गीय विंदेश्वरी देवी जी की स्मृति में बना उद्यान अब पंचायत की लापरवाही की मिसाल बन गया है। कचरे के ढेर, झाड़ियां और टूटी बेंचें इस स्मृति स्थल की बदहाली का प्रमाण है। ग्रामवासियों ने बार बार पंचायत से रखरखाव की मांग की, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्राम पंचायत भरदाट के ग्रामवासियों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि राजेश साहू उद्यान के संरक्षण प्रभारी होंगे और इसकी पुनर्स्थापना का कार्य स्वयं ग्रामवासी करेंगे। यह कदम केवल सफाई अभियान नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब जिम्मेदार संस्थाएं चूकती हैं तब जनता खुद अपने इतिहास और सम्मान की रक्षा करती है। भूपेश बघेल हारी से हमारे मुख्यमंत्री जी जो अपन माता जी के प्रति में उद्घाटन के बार सब इतना बड़े निर्माण करी से वो गांव वाले की वजह से थोड़ा गंदगी हो गई। जो राजेश जो जनपद रही से वो अच्छा ही देख रेख बढ़िया करत रही सोहा। गांव वाले को विरोध करी तो अभी दुर्दशा हो गई। वो साफ करे बार हमला गांव वाले जो हन ओला और सो पाथन ओला जनपद राजेश साहू भैया ला यही मोर अपनी कहना है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 5 नवंबर को नवा रायपुर के सेन जलाशय के ऊपर आसमान में रोमांचक प्रदर्शन करेगी। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। टीम में 12 फाइटर पायलट, 3 इंजीनियर और ग्राउंड स्टाफ के साथ कुल 140 सदस्य शामिल होंगे। टीम के पास 9 हॉक मार्क 132 विमान हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैं। इस टीम का उद्देश्य युवाओं को वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और देशभक्ति की भावना जगाना है। शो में फाइटर प्लेन हार्ट, डायमंड लूप और अन्य फॉर्मेशन बनाएंगे। साथ ही तिरंगा लहराते हुए आसमान में दिखाई देंगे। शो लगभग 30 से 35 मिनट तक चलेगा। 4 नवंबर को होगी, जबकि फाइनल शो 5 नवंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच होगा। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के फाइटर पायलट गौरव पटेल भी भाग लेंगे। सूर्य किरण टीम अब तक 700 से अधिक एयर शो कर चुकी है, जिसमें हाल ही में थाईलैंड में किया गया प्रदर्शन भी शामिल है। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नवा रायपुर पहुंचेंगे। एज ए डिस्प्ले पायलट जब हम कहीं जाते हैं तो नॉर्मल बाकी सारे कलर्स वैसे ही एयरफोर्स में हम पहनते ही हैं यूनिफॉर्म के उसमें,
तो रेड थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है, इट्स इजी टू बी सीन। स्पेशली छोटे बच्चों को रेड कलर वो दिखता है और वो बोलते हैं कि यार वो कौन है। ऐसे नहीं कि बाकी सब नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बट हमारा काम ये है कि हम मोटिवेट करें, दिख जाए सबको, और बात करें, कोई आके हमसे मिले, स्पेशली बच्चे आके मिले और पूछे हमसे कि कैसे बनना है फाइटर पायलट, तो हम बताएंगे उसको फाइटर पायलट और सोल्जर और ऑफिसर कैसे दहाड़ू में पिछले हफ्ते दो गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद मंत्री नितेश राणे ने घायल हिंदू परिवारों से मिलकर सांत्वन किया। पटेल पाड़ा इलाके में फटाकों और मदरसे के अवैध निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों तरफ कार्रवाई की, लेकिन राणे ने हिंदू पीड़ितों से मुलाकात की और मुस्लिम समुदाय पर तीखा हमला बोला। दहाड़ू में नितेश राणे ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में सर्वधर्म समभाव की पिपड़ी नहीं बजाएंगे। वे भूल गए हैं यह हिंदू राष्ट्र है, पहले हिंदुओं का हित फिर दूसरों का। मैं मंत्री नहीं हिंदू बनकर आया हूं और दूसरे समुदाय को लैंड जिहाद के नाम पर पांव नहीं पसारने देंगे। वक्त पर मस्जिद ना हटी तो देवा भाई का बुलडोजर चलेगा। देश के गृह मंत्री, भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा लगातार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने या कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। बालाघाट में थाना लौंजी के चैरिया कैंप अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता पिता बिसरू, जो छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर की रहने वाली है, ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। बालाघाट मंडला नक्सली जोन के आईजी संजय कुमार ने बताया कि जिले में पहली बार किसी सशस्त्र महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। सुनीता मलाज खंड दरकेसा दलम में एसीएम है, जो इंसास राइफल के साथ सशस्त्र नक्सली संगठन में मध्य प्रदेश के गोंदिया एवं राजनांदगांव डिवीजन में सक्रिय थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुनीता पिता बिसरू ओयाम माओवादी संगठन में वर्ष 2022 में जुड़ी थी। छत्तीसगढ़ के मार्ड क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसने सीसी मेंबर रामदेर के गार्ड के रूप में कार्य किया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित सिख श्रद्धालुओं के एक जत्थे का आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा पाकिस्तान रवाना किया गया। यह जत्था ननकाना साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेगा। इस अवसर पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारी ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्जग भी संगत के साथ दर्शन के लिए पाकिस्तान रवाना हुए। मीडिया से बात करते हुए ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने कहा कि सरकार ने वीजा जारी कर दिए हैं, लेकिन करतारपुर साहिब कॉरिडोर अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर सिर्फ यात्रा का एक जरिया नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला पुल है। जत्थेदार ने विश्वास जताया कि जिस तरह सरकार ने पहले सिख समुदाय की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया था, उस तरह करतारपुर कॉरिडोर भी जल्द ही खुल जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर साहिब में बिताए थे, इसलिए सिख समुदाय के लिए यह स्वाभाविक है कि हर सिख बिना किसी बाधा के वहां जा सके। उन्होंने प्रार्थना की कि आने वाले समय में कॉरिडोर पासपोर्ट की बजाय आधार कार्ड पर खोला जाए ताकि अन्य समूह भी आसानी से जा सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।